हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केडी सर संचालक हैं जी मैक कोचिंग के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करता हूं केडी साहब। ममता शर्मा है हॉस्टल संचालक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर एमएल अग्रवाल हैं वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अनिल गोठवाल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले केडी सर आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से जी मैक कोचिंग का एक बड़ा नाम है, आप बच्चों से डेली रूबरू होते हैं, लेकिन जहां पर बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए पहुंच रहे हैं उस शहर में, अब वो शिक्षा नगरी नहीं रही है, वो सुसाइड नगरी हो चुकी है। आपकी नजर में कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार बच्चों के संपर्क में रहते हैं, तो आप ये बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। सबसे पहले जो एक सिस्टम है प्रिपरेशन का, चाहे वो आईटी की बात हो या फिर इंग्लिश की बात हो, तो उसमें जिस तरह से बच्चों को कंसेप्ट डिलीवर किए जा रहे हैं, जो डिफिकल्टी लेवल है, जो कंपटीशन है, उसके बारे में थोड़ा सा और गार्जियन को और स्टूडेंट को जागरूक करने की जरूरत है। इन जनरल क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट कोटा आते हैं, एक ड्रीम लेकर आते हैं, और पेरेंट्स के भी मन में होता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। लेकिन सबसे पहले इस गर्ल को अपने आप को देखना चाहिए कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। कैपेबिलिटी इन द सेंस, मेरा मानना है कि जो भी इस गर्ल को है। केडी सर मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज थोड़ी धीमी हम तक आ रही है। एक बार आपकी आवाज को दुरुस्त करा देते हैं। पीसीआर को मैं कहूंगा एक बार आवाज थोड़ी तेज कर दें। जी जी सर बोलिए। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को पहले कैपेबल बनाना चाहिए। कैपेबल इन द सेंस कि जो स्टूडेंट 9th 10th कहीं भी किसी ऑल ओवर इंडिया के किसी स्टेट से किसी सिटी से 10th करके आते हैं, तो उनका अनडाउटली 90% 92% मार्क्स होता है। बट जब वो कोटा आते हैं तो ऑन द स्पॉट लेवल हाई हो जाता है, कंपटीशन लेवल टफ है। ओके, तो उसके लिए जो स्टूडेंट की क्लासेस है उसमें लेवल हाई होने की वजह से, उनका प्रॉपर एक गाइडेंस ना मिलने की वजह से, इन क्लासरूम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होने की वजह से, बच्चे का प्रॉपर काउंसलिंग ना होने की वजह से, उसका डाउट ना क्लियर होने की वजह से बच्चा धीरे 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 जो सब्जेक्ट है उसके टच से दूर होता जाता है। इसके अलावा जो कंपटीशन की बात है, तो कंपटीशन के लिए बच्चा आया है तो वो तो रहेगा ही और उसको करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले इस गेम को कैपेबल बनाना चाहिए। कैपेबल इस सेंस में कि सबसे पहले उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जो है लेवल जो है उसका धीरे धीरे हाई करे, उसको छोटे जी ग्रुप में स्टडी करवाए, उसका वन बाई वन एक दूसरे से टीचर से इंटरेक्शन करवाए, और धीरे धीरे उसका लेवल हाई किया जाए। जो टेस्ट पेपर्स है, दो तरह के स्टूडेंट हमारे पास होते हैं। कुछ होते हैं जो रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, तो जो टेस्ट पेपर है उनका अलग होना चाहिए, और जो थोड़े से मीडियोकर बच्चे हैं उनका टेस्ट पेपर अलग होना चाहिए। दोनों की अपनी एक कैपेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मीडियोकर स्टूडेंट है उसको भी धीरे 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 हम लेरेस करें तो वो इंटेलिजेंस जो है या फिर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है उस तक पहुंच सकता है। लेकिन डायरेक्टली यदि सब कुछ उसको बिल्कुल उसी तरह से हाई लेवल का स्टार्टिंग से देना शुरू कर दिया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट डिप्रेशन हो जाता है, और फिर उसको जो है जो मार्क्स टेस्ट में है वो कम आने स्टार्ट होते हैं, और फिर जो गार्जियन है वो फिर उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रेशराइज करता है कि नहीं आपको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें है कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यदि इम्प्रूव किया जाए तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है वो बढ़ रही है। अब इसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। ममता शर्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। एक बार पीसीआर को बोलूंगा कि सभी गेस्ट को स्क्रीन पर लेकर आए। हॉस्टल संचालक है ममता जी। ममता जी, जिस तरीके से हॉस्टल में ये कहा जाता है कि घर से दूर जब बच्चे रहते हैं तो हॉस्टल का रुख करता है और सभी बच्चे, और हॉस्टल जो है वो दूसरा घर हो जाता है हम लोगों का। आप उसका संचालन करती हैं, माता पिता के रूप में आप बच्चों का ध्यान रखती होंगी, बच्चों को कोई परेशानी ना हो, डेली उनसे आप संपर्क में रहती होंगी।
लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि अधिकतर केसेस हॉस्टल के अंदर ही हो जाते हैं, सुसाइड हो जाते हैं। आप जब बच्चों से रूबरू होती है, स्टूडेंट से रूबरू होती हैं, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं, ऐसी क्या स्थिति सामने आ जाती है कि आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ जाता है? देखिए बच्चों से एक तो हॉस्टल संचालक के रूप में जब मैं मिलती हूँ तो उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछती रहती हूँ। हम्म। अब बहुत सारी चीजें आती हैं बच्चों के सामने जब बच्चा कोटा में पढ़ने आता है। कई हर तरह के क्षेत्र से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, कुछ बच्चे बहुत हाई क्लास फैमिली से आते हैं। तो कई बार कई कंडीशंस क्रिएट होती हैं बच्चों को जब यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जिनसे उनको रूबरू होना पड़ता है। पढ़ाई के अंदर, उनका क्लासरूम के अंदर उनको कंपटीशन देखना पड़ता है। उनके जो पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा मेरे सामने भी कई बार आया है कि अगर हमारा एडमिशन या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो आंटी हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। ये चीज मेरे सामने बच्चे कई बार हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं और उनको मैं समझाती भी रहती हूँ, उनको गाइडलाइंस भी बताते आगे कि ये एक यही चीज नहीं है, लाइफ में बहुत सारे आपके स्ट्रीम्स हैं जहाँ आप जा सकते हो। तो हॉस्टल संचालक तो अपना जो काम कर रहे हैं वो उनकी देख रेख कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई बच्चा, हमारे लिए ये आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है कि वो बच्चा कौन सा है जो डिप्रेशन में आपको लग रहा है। हम्म। हम उसको आइडेंटिफाई तो करें पहले, और वो तभी कर सकते हैं जब हम सब बच्चों से पर्सनली मिलें, हमारा उनसे पर्सनली इंटरेक्शन होता रहे आपस में। तभी हमें उसके बारे में कुछ पता होगा, तभी हम आगे उसकी काउंसलिंग के लिए भी कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि कोई बच्चा डिप्रेशन में है तो हम उसकी काउंसलिंग भी कैसे करेंगे और उसको बचाए भी कैसे सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। ये सबसे कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर एम एल अग्रवाल साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये चीज़ समझना मैं भी चाहूँगा और दर्शकों को भी आप एक बार विस्तार से ये चीज़ समझाएं कि जी। ऐसी मनोवैज्ञानिक अगर हम उस भाषा में समझना चाहें तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनती है हमारे सामने कि आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ जाता है? क्योंकि ये कोई आसान चीज तो है नहीं है कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेना, फांसी के फंदे पर लटक जाना कहीं ना कहीं सबसे डरावनी और कठिन चीज होती है, लेकिन उसके बाद भी लोग इतना कर रहे हैं। ऐसे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उनके सामने क्या वाकई में ये प्रेशर रहता है कि अगर हम एग्जाम पास नहीं कर पाए, जिस तरीके से ममता पांडे लगातार बता रही थी, एग्जाम अगर पास नहीं कर पाते तो हमारा भविष्य क्या होगा? बल्कि हकीकत यह है कि अगर एग्जाम वो पास नहीं होता है तो जीवन में ऐसी बहुत सी और भी चीजें हैं जिसको हम करके अपना जीवन यापन अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छे टॉपिक को हम्म। आपने लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले भी बार बार कहता रहूं कि डब्ल्यूएचओ का माने या उसके अनुसार चलें तो 90% सुसाइड्स में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है और उसको रोका जा सकता है। अब क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं होती है, वो दुर्घटनाएं होते हैं तो वो अ, इस उम्र में ही होती है। क्यों? कि जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां जिनकी वजह से ये कारण होते हैं, वो होते हैं 17 से जो 25 15 से 28 साल के बीच में। इस तरह की बीमारियों का 75% लोगों में पहला ऑनसेट होता है। जो पहला ऑनसेट होता है 75% में इसी समय होता है। यही तो उम्र होती है उनके कैरियर बनाने, और यही उम्र होती है उनके बायोलॉजिकल कारण, हेरिडिटरी कारण, जिनकी वजह से बीमारियों का ऑनसेट होता है। जी। तो कई बार क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड बीमारियां होती हैं, अनट्रीटेड होते हैं, पार्शली ट्रीटेड होती हैं, उनमें ये रिस्क बढ़ जाती है। यहाँ तक भी देखा मैंने, पेरेंट्स नॉन केसेस को भी यहाँ छोड़ जाते हैं और कोचिंग वालों को या हॉस्टल वालों को बताते नहीं कि इसको इस तरह की बीमारी है, इस तरह की दवाई चलती है, यदि इसको दवाई देनी है तो डॉक्टर को दिखाना है या क्या करना है। जो उसको यदि हिस्ट्री, उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री बताते जाएं तो उनका स्पेशल केयर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको पढ़ाई का चांस नहीं मिले, यदि दवाई खाते हुए वो सब कुछ कर सकते हैं। उन बीमारियों को रोकथाम के लिए यदि दवाइयां चलती रहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अब क्या होता है उसके बाद में, इन बीमारियों में जब स्ट्रेस, आज जो हेरिडिटिकल कारण होते हैं,
वो बच्चे जब यहाँ आते हैं तो जैसे घड़ा है, वो भरा हुआ है, उसमें पानी नहीं उजल रहा, पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसमें जब थोड़ा सा भी पानी और डालें उजल जाएगा। ठीक उसी प्रकार ऐसे बच्चे जो वहां से आते हैं उनके कंपनसेटेड चल रहे होते हैं, पर जब यहाँ इतना स्ट्रेस ऐड होता है, उनको सब अफेयर्स उसको मैनेज करने होते हैं, उनको अपने सारे पढ़ाई के अलावा खाने का, हॉस्टल का, सोशल अफेयर्स, तो ये सब जब होते हैं तो वो स्ट्रेस बढ़ता है और वो प्रेसिपिटेट। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। अनिल हाँ गोठवाल साहब लगातार बने हुए रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। अनिल जी, जी। जिस तरीके से अब देखिए, अगर हम केडी सर की बात करते हैं, संचालक हैं, ममता शर्मा हॉस्टल संचालक हैं, डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सबने अपनी राय रखी कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं, इस केसेस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन अगर मैं आपकी भाषा में अगर समझना चाहूं, पुलिस के जो अधिकारी हैं या पुलिस की जो टीम है, वो किस तरीके से और जागरूकता ला सकती है कि ऐसे केसेस पर रोकथाम लगाई जा सके? देखिए प्रद्युमन जी, ये बहुत संवेदनशील मामला है और कोटा नगरी और उसके अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न संस्कृति की, विभिन्न कल्चर की, विभिन्न स्कूलों की, और यहाँ पर आके उनको अपना एडजस्टमेंट करना होता है। मदर फादर आते हैं, एक दो दिन साथ रखते हैं, कोचिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले करके, और जो भी पीजी चल रहे हैं, पेइंग गेस्ट चल रहे हैं, उनके पास में उनको छोड़ के चले जाते हैं। बात यह है कि हमारा जो एक होल सोसाइटी को हम जब तक नहीं समझेंगे कि पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, परिवार में 4-5 बच्चे हुआ करते थे, और दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा ताऊ, ये सब एक साथ रहते थे, और परिवार के एक दूसरे बच्चे को एक दूसरे से वो इंटरेक्ट होते थे, जानते थे, उसकी स्पेशलिटी या उसकी क्या खूबियां हैं या इसमें क्या कमी है उसको वो पहचान लेते थे। अब क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली आ गई, एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों कमा रहे हैं, और बच्चा एक है, उसको बनाना है। मतलब मदर फादर डॉक्टर नहीं बन पाए, कोई इंजीनियर नहीं बन पाए, तो वो अपने बच्चे में देखते हैं कि देखो पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर हो गया, हमारे परिवार के अंदर देखो वो डॉक्टर हो गया, अब तेरे को भी ये बनना है, मैं तो नहीं बन पाया लेकिन अब तेरे, उसके लिए वो मदर फादर पूरे जीवन की कमाई इकट्ठी करते हैं। आप ये देखिए कि वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाके और जमा कराते हैं, और फिर उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि ये बच्चा इसको ग्रेस्प कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वहां पर काउंसलिंग में कहीं ना कहीं मदर फादर कहते हैं कि नहीं साहब एक दफे उसको रखिए, और ये भी बात सही है कि उसको अधिकार है कि वो कंपटीशन के अंदर भाग ले, अगर कंपटीशन में भाग नहीं लेगा तो उसका पता कैसे चलेगा। बच्चा वहां जब छोड़ के चला जाता है, अब एक वीक के अंदर 2-2 3-3 उनके टेस्ट होते हैं, बच्चा वहां पर एकदम नया आता है, उस पारिवारिक परिस्थिति से निकल के, उसके अंदर उसके दोस्त कुछ बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट बच्चा होता है जो अपने मन के अंदर अपनी बात रखता है, वो किसी को बता नहीं पाता है। ऐसी परिस्थिति में उसने 1-2 टेस्ट लूज किए और उसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू होता है कि भाई ये मेरे से होगा नहीं होगा, तो उसके बाद में वो देखता है कि मेरे मदर फादर ने मेरे लिए इतने लाख रुपए खर्च करके मेरे लिए यहाँ करा, अब अगर मैं वापस घर गया तो आप ये देखिए कि मैं कहाँ का रहूंगा। वो बता नहीं पाता अपनी मनस्थिति, ना वहां कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड होता है। मैं ये मान के चलता हूं कि पुलिस ने और प्रशासन ने और इस स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। अब मैं पर्टिकुलर स्पेशली हमारे पुलिस के विभाग की बता रहा हूं कि यहाँ पर हमारे जो बीट कांस्टेबल है उनको भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये जो पीजीज है वहां जाके उनका वेरिफिकेशन करना, उनसे बातचीत करना, उनके बारे में जानना, ये एक स्पेशल और ड्राइव चलाया पुलिस ने कि वो वहां पर आके उनसे बातचीत भी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत है,
मान लो कोई ये तो हो गया पढ़ाई की, इसके अलावा जैसे नशे की आदत है या और कुछ है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई उसके इस एज के अंदर कुछ तरह की डिजीज हो जाती है या कुछ ऐसी विकार पैदा होते हैं, तो उसका इलाज भी प्रॉपर होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर उसके प्रेशर, जो मेरा एक कारण आप प्रद्युमन जी जानना चाह रहे हो, तो फर्स्ट कारण यह है कि फाइनेंशियली उसको इतना वो लगता है कि 2-3 लाख रुपए उसके इसके कोचिंग में खर्च होते हैं। मेरा मानना है कि जब तक ये फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा तो बच्चा अपना आप, जैसे मान लो महीने 1.5 महीना अगर मान लो पिकअप नहीं कर पाता है, तो मदर फादर को बुलाएगा, भाई आपका बच्चा ले जाओ और ये फीस ले जाओ और आप जाइए। अब होता क्या है कि वो फीस वाला चक्कर पड़ता है, फीस वापस मिलती नहीं है। फीस का कुछ ना कुछ डिसाइड करना मेरे हिसाब से आवश्यक है, मेरा एक मेरा मानना है, क्योंकि वो प्रेशर में इसी में आता है। बच्चा जा भी सकता है, तो ये कोचिंग के अच्छा रेगुलर एक जो उनके साथ काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे अभी मैडम पांडे जी हैं, अगर इन्होंने बच्चों का देखा, अब आप देखिए कि वो बच्चा खा रहा है, पी रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसके बाद में जब हम पुलिस के सामने सुसाइडल नोट आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल वो कह रहा है कि साहब मैं लूजर हो गया, मैं ये कर नहीं पाऊंगा और मैं ये सुसाइड कर रहा हूं। सारे बच्चे खा पी के चले गए, एक बच्चा वापस आया अकेला, आपने उसके अंदर उसने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल, तो बच्चे और पीजी और कोचिंग, तो ये सारा एक कनेक्शन है, कम्युनिकेशन गैप है, इसको दूर करने की आवश्यकता है, उसको कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई। और ये जो ये बिल्कुल सही बात है कि मदर फादर का पहला प्रेशर है, वो ये मानता है कि जो हम नहीं बन पाए, हमारा बच्चा इसमें बने। बिल्कुल, ये प्रेशर उसको ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास, लिए प्रेरित करता है। अनिल जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, और ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप ये प्रेशर जो डालते हैं, उस प्रेशर की वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं सुसाइड के। केडी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केडी सर, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि आप संचालक हैं, आपके पास दुनिया भर के स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए पहुंचते हैं। क्या वाकई में आज इतना प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर बन चुका है अपने भविष्य को लेकर कि अगर डॉक्टर नहीं बने या इंजीनियर नहीं बने तो समाज हमको पूछेगा नहीं, घर वाले हमको पूछेंगे नहीं, या फिर इतना प्रेशर हो चुका है कि हम अच्छी जॉब नहीं कर पाएंगे, लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे? एक अगर उदाहरण के तौर पे समझना चाहूँ, क्योंकि मैंने चारों मेहमानों की बात सुनी समझी, उसमें एक पॉइंट मेरे अंदर भी ये चीज़ जानने की इच्छा हुई और मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। जब हम भी स्कूल में थे तो मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं इतने लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ सकता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं पीछे हटके दूसरे कोर्स में आया। आपकी नज़र में अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि ये शायद मेरे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, तो वो अपनी दिशा पहले ही चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैंने पहले स्टार्टिंग में कैपेबिलिटी की बात की थी, तो कैपेबिलिटी है या नहीं है उसको डेवलप किया जा सकता है, टाइम टू टाइम वो चीजें होती हैं। जहां तक करियर की बात, तो ये फैक्ट है कि आज के इस टाइम में इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि स्टूडेंट कर रहे, सेलेक्ट हो रहे और अपना करियर बहुत अच्छा बना रहे। और इंजीनियरिंग की बात है तो इंजीनियरिंग में IIT और इसके अलावा NIT, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, ये कैटेगराइज है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट IT में जाए वही बेटर कर सकते हैं। ऐसे भी ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो टॉप कॉलेजेस, जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर NIT है, उसमें जाकर IT वालों से भी बेटर रिजल्ट ले आते हैं या फिर कुछ और भी दूसरे कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेरा वन विजन, जैसे सारे जो गार्जियन है वो एक सपना देखते हैं, तो सपना देखना अच्छी बात है और सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन उसको सर मैं बार बार ये फील किया लाइफ में, सर जो कोचिंग में चला रहा हूँ और जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से और एक्सपीरियंस से जो मैंने फील किया है कि जो 2 ईयर्स है, जो 2 ईयर्स है 11-12 IIT के लिए या फिर नीट के लिए, ये सफिशियंट है। इसके लिए इस ब्रेन को थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करना पड़ता है, लाइक 9th से स्टार्ट कर सकता है, 10th से स्टार्ट कर सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 9th में है, 10th में है, और वो जो है 9th-10th के सिलेबस के साथ साथ 11-12 की भी चीजें फाउंडेशन वे में करना स्टार्ट कर देते। तो उनके लिए जो 11-12 का जो कोर्स है, IIT का, नीट का जो सिलेबस है,
उसका मैक्सिमम पोर्शन वो पहले कर चुके होते हैं। मतलब 10th का वो 10th का बोर्ड भी देते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और 11th 12th की एटलीस्ट 11th के मैक्सिमम जो सिलेबस है उसको वो खत्म कर चुके होते हैं 10th आते हैं। फिर जब वो 11th में आते हैं तो उनके पास जो प्रेशर है स्टडी का, कंसेप्ट को सीखने का, क्वेश्चंस को करने का, वो बहुत ज्यादा कम हो चुका हो। ठीक है। तो फिर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनके पेरेंट्स भी अच्छे रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहले कैपेबिलिटी बढ़ाने की, कैपेबल बनाना पड़ेगा कैंडिडेट को। कहीं ना और कहीं जो बिल्कुल कोटा आप ठीक में कह रहे हैं कि जो कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब ममता पांडे लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता जी, आप पर विशेष फोकस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए बच्चे आपके पास रहते हैं, जी कोचिंग से बिल्कुल। निकलने के बाद लगभग 8 से 9 घंटे का जो समय होता है रात का, वो हॉस्टल में बिताते हैं। आपका लगातार संपर्क उन बच्चों से रहता होगा, सुबह या दोपहर में मुलाकात होती होगी। आप कभी ऐसे बच्चों को देखती हैं? क्योंकि देखिए जब कोई डिप्रेशन में होता है या परेशान होता है तो उसके चेहरे से वो चीज़ झलक जाती है। आपके सामने भी एक ऐसे कुछ चेहरे आते होंगे जिनको देख देख के लगता होगा कि कहीं ना कहीं परेशानी में है। अगर एक हॉस्टल संचालक की भूमिका के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँ, किस तरीके से आप वातावरण अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं या ऐसे बच्चों को किस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं? देखिए मेरे सामने इस तरह के केसेस ऑलरेडी आए हैं जिनमें बच्चों ने हमसे एक तो पर्सनली हम बात करते रहते हैं तो पता चलता है, और बच्चे हमसे थोड़ा फ्रीली बात कर पाते हैं, उनका इंटरेक्शन हमसे अच्छा रहे हॉस्टल संचालक से सभी से, तो वो अपनी समस्या बता पाए। और सेकेंडली आपका जो पीजी है या हॉस्टल है उसमें हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर उनको एक घर का सा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें। जैसे वो अपने पेरेंट्स से कोई अपनी बात शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वैसे ही वो अपने पीजी संचालक से या हॉस्टल संचालक से उनसे शेयर कर पाए। और एक मेन बात मैंने जो ये नोटिस की कि कई बार ये होता है कि हॉस्टल या पीजी संचालक से बच्चा अपनी बात शेयर नहीं कर पाता, लेकिन बच्चा अपने साथ में जो उसमें पीजी में जो और दूसरे बच्चे हैं अगर उन्हीं के साथ दोस्ती रखते हैं तो आपस में बच्चों को किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें नहीं पता है तो दूसरा बच्चा आके हमें बता देता है कि ये बच्चा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, तो हम उस बच्चे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से उससे फिर मीटिंग करते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी खुद काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते भी हैं और उसको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। हम उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाके हम एक दो बच्चे इस तरह से हमारे सामने जब केस आया, जब अपने बच्चों ने हमें बताया कि ऐसा मुझे फील हो रहा है या थोड़ा घुटन सी फील होती है, कभी कभी दिमाग में थोड़ा सा टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर हम ऐसे बच्चों को खुद पर्सनली जाके फिजियोथेरेपिस्ट इनके सॉरी इनको मनोचिकित्सक को दिखाते, हाँ जी, मनोचिकित्सक को दिखाते हैं, उनका उनका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं और उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आपके बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट हो रही है और आप अपने बच्चे का स्टैंडर्ड, आप पेरेंट्स ज्यादा जानते हैं ना बच्चे के बारे में, तो उनको इन्फॉर्म करना हमारी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को एक बार देख लीजिए, हम हमारे स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर ये लगता है तो आप अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं, आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स को भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स अगर पेरेंट्स को लगता है, ऐसे भी सिचुएशंस आई हैं कि बच्चे की बात हुई होगी पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगा कि कुछ बच्चे के बिहेव में चेंज आ रहा है, तो वो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। बस सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो पीजी संचालक हैं, हॉस्टल संचालक हैं, वो बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराएं, उनसे वीकली मीटिंग करें या मंथली, वीकली नहीं पॉसिबल है तो मंथली में एक बार एक मीटिंग सभी के बच्चों के साथ ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। और तभी आप उसको 10 बच्चे अगर आपके सामने मौजूद हैं, आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम लगती है, आप उसे अकेले अकेले मीटिंग कर सकते हैं, आप उनके ग्रुप में बना के उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, तो तभी आप उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जब हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसके बाद ही हम उसका ट्रीटमेंट करा पाएंगे। अगर हम किसी बच्चे को पता ही नहीं, ऐसे वो बच्चा आता है, जनरली बच्चे का रूटीन जो पीजी में या हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनका यही रूटीन होता है कि वो अपने क्लासेस में जाते हैं, वापस आते हैं, मैस में खाना खाया और अपने रूम में बंद करके अपनी पढ़ाई करते हैं। हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते,
अगर बच्चा कोई अंदर रूम में बैठ के पढ़ रहा है तो हम उसको नॉक करके वहां जाके अंदर उसके पास बैठ के उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर जी। सकते। एक अनावश्यक काम हो जाएगा बच्चे के लिए कि ऐसे तो आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। तो हम्म। इसीलिए या तो वीकली या मंथली या आते जाते टाइम बच्चे से थोड़ी बहुत बात होती रहती है, थोड़ा उनसे इंटरेक्शन होता रहता है। या कोई आप अपने हॉस्टल में पीजी में छोटे छोटे कभी कभी ठीक है। फंक्शन लीजिए, तो उससे उससे थोड़ा सा बच्चों का मेंटली जो है बिल्कुल। प्रेशर है वो कम होता है। बिल्कुल, कहने कि मेंटली प्रेशर कम करना जरूरी है। डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या वाकई में जिंदगी अब इतनी छोटी हो गई है कि अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए या हम इंजीनियर नहीं बन पाए तो इसके बाद जीवन ही नहीं है? आप एक बार उन स्टूडेंट्स को जरूर समझाइए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय तो है ही। अगर जब हमारे पास डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन हमारे जीवन में दस्तक देता है, तो क्या क्या लक्षण रहते हैं वो लक्षण भी समझना बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्या कुछ ऐसा परिस्थितियां बनती है हमारे सामने कि हमको आत्महत्या करने का ख्याल सामने आता है, और अगर आ रहे हैं ऐसे सिम्टम्स तो उसका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है? ये देखिए, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि पहले तो ममता जी ने जो कहा जी। बहुत अच्छा उन्होंने बताया, पर हर जो गेट कीपर है, जैसे वार्डन है या सिक्योरिटी पर्सन है, स्वीपर्स है या फैकल्टी है, ये सब तो ममता जी की तरह एक्सपर्ट नहीं हो सकती। इसलिए गेट कीपर्स की ट्रेनिंग जो भी कलेक्टर साहब ने चालू की है, मैं बहुत समय से डिमांड कर रहा हूँ, हर मीटिंग में डिमांड कर रहा था। एक बहुत बड़ा स्टेप है जो नए कलेक्टर साहब ने लिया है, और यदि इसको फुल तरीके से करें तो हम बहुत सारी सुसाइड रोक पाएंगे। गेट कीपर्स की ट्रेनिंग इसलिए है, जब जो चीज दिमाग को पता होगा जब भी वो ऑब्जर्व कर पाएगा। यदि उसको पता ही नहीं होगा कि क्या सिम्टम होते हैं, किस तरह से लक्षण होते हैं जिनको हमें नोटिस देना है, तो ये इसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत है। हो सकता है ममता जी से भी कई बार मिस हो जाते हो, तो इसके लिए एक बहुत एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग जरूरी है जो अभी चालू करी गई है। यदि इसको सही ढंग से कंटिन्यू किया जाए, पहले भी मैंने कुछ हॉस्टल्स की जवाहरनगर में भी सबको बुला के किया था, लेकिन वो लोग टाइम भी नहीं देना चाहते, फ्री में भी ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। यदि जब तक, और ये स्टाफ भी बदलता रहता है, गेट कीपर सब बदलते रहते हैं, वार्डन हर साल बदलते हैं, तो ये ट्रेनिंग देके एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इनके पास कि मैंने ट्रेनिंग ले ली है, वही आदमी ज्यादा ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है, इन लक्षण को पहचानने के लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसको गेट कीपर्स ट्रेनिंग बोलते हैं, जो अभी अभी मैंने कल अखबार में पढ़ा था। तो कलेक्टर साहब जो नए आए हैं उन्होंने चालू कर दी है। एक लंबे समय से मैंने इसकी डिमांड की है। अभी जो बीच में सुसाइड ज्यादा हुई थी, और राजस्थान को 3 पेज की मैंने गाइडलाइंस भेजी है, पेरेंट्स लेवल पे, हॉस्टल लेवल पे, कोचिंग लेवल पे, ये सब गाइडलाइंस भेजी हैं उनको, कि 3 पेज में लिख के भेजी है क्या क्या होना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस मैंने इस ट्रेनिंग को दिया। ये ट्रेनिंग फैकल्टी की भी होनी चाहिए, वार्डन्स की भी होने चाहिए, सिक्योरिटी पर्सन की। और मैंने ऑब्जर्व किया कई बार बच्चे सफाई कर्मचारियों को बताते हैं, उनसे बात करते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब मैंने कल, दुख की बात है, कल एक कोचिंग वाले बच्चे को ले आए, काफी डिस्टर्ब बच्चा था, उसको दिखाने के लिए लाए थे। मैंने कहा हॉस्टल वालों को बुलाओ, उससे पूछेंगे इसका बिहेवियर के बारे में, तो वो कहते हैं 2-3 घंटे में आएंगे। आए नहीं, उन्हीं को फिर वैसे ही दवाई देके मेरे को भेजना होता है, पेरेंट्स भी नहीं है, तो उस समय हॉस्टल वालों की जिम्मेदारी हो जाती है, जब तक पेरेंट्स यहाँ नहीं पहुंचे उनको संभालना चाहिए। और वो संभालते भी हैं, काफी कोऑपरेट भी करते हैं। पुलिस वाले बहुत कोऑपरेट करते हैं, कई बार सुसाइड पॉइंट से उठाते हैं, तो एक पूरी टीम बनानी पड़ती है। वहाँ कोचिंग वालों को भी जोड़ना पड़ता है, होप सोसाइटी में कॉल होती है, पेरेंट्स को भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और साथ में पुलिस की भी हेल्प लेनी पड़ती है। उसके बिना भी संभव नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जीपीएस सिस्टम से कोई फ्लाइंग स्क्वाड नहीं है, तो हमें पुलिस की हेल्प से ही कितनी लोगों को सुसाइड करने से बचाया। तो ये गेट कीपर्स ट्रेनिंग, इस पे फोकस करना चाहिए हमें। कोटा को सबको मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। हम फ्री ट्रेनिंग डॉक्टर्स देने को तैयार हैं, दे रहे हैं, और अभी चालू की है। यदि इसको कंटिन्यू करें, उनको समय तो उनको निकालना पड़ेगा, कम ठीक से है। कम संडे में फिक्स करें, उस स्टाफ को फ्री करें, थोड़े थोड़े स्टाफ की ट्रेनिंग कराएं, तो ये बहुत जरूरी है। एक कार्ड हमने बनाया हुआ है, वो कार्ड के लिए कितनी बार हमने कोशिश की, प्रशासन की सब मीटिंग्स में भी दिया। वो कार्ड है, उसमें नंबर लिखे हैं कुछ यहाँ के पुलिस के और हेल्पलाइन के, उनको ज्यादा से ज्यादा वो कार्ड रखें, एक डिब्बा रखें जिसमें बच्चा जो बात नहीं करना चाहता,
अपनी बात खोल नहीं पाता, वो कार्ड को पढ़ के उसको उसमें डाल दे, तो हम उस कार्ड को यदि रोज खोलेंगे तो हम उस बच्चे तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ये डॉक्टर बहुत साहब, बड़ा अनिल जी लगातार बने हुए हैं। कार्ड अनिल हर जी, इस हॉस्टल तरीके में से रखे जाने लगातार चाहिए, उसका एक डिब्बा होना चाहिए जो ऐसी जगह पे बच्चा अपने आप उसमें कोई ऐसी समस्या महसूस करता है उसको उसमें डाले और रोज उसको खोल के देखा जाए, जब भी उसकी यूटिलिटी है। इसके अलावा जो कोचिंग में बच्चे को इस तरह के कमेंट्स, अभी ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि कोचिंग के अंदर बच्चे, लड़की खुद आ गई थी, सुसाइड करने जा रही थी, उसके पेरेंट्स को भी बुलाया, हॉस्टल में दूसरी साथ में रहने वालों को भी, उसे यहाँ के थी उसको भी बुलाया, पेरेंट्स से भी बात की, तो वो ये कह रही थी, उसको ऐसे तरह के कमेंट्स दे दिए गए, तू तो कुछ नहीं कर सकती, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये मेंटल, और यदि हॉस्टल वाले ऐसे कमेंट्स देंगे तो बच्चा सुसाइड नहीं करता हुआ तो भी उस तरह एग्रेसर हो जाएगा। तो हमें बच्चों को जो भी ज्ञान देना, जो भी गाइडलाइंस देनी है, बहुत समझ नपे तुले शब्दों में पहले उनको सुनना है। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम हेल्पलाइन के काउंसलर्स को ये कहते हैं, पहले सब सुनो, यदि उसकी लिसनिंग बराबर करेंगे और फिर उसको सही गाइडलाइंस देंगे, उसको और निराश नहीं करेंगे, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, लौट रहा हूं आपके पास। चाहूंगा कि ठीक है डॉक्टर साहब, सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है उस समय 11th में, उस समय बच्चे का एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट जरूर देखें। सब्जेक्ट दिलाने, उसकी क्या रुचि है, उसकी क्या अभिरुचि है, ये देख के सब्जेक्ट दिलाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि मैं तो लालू की तरह चलिए नेता ठीक है बनना डॉक्टर साहब, चाहता, तुरंत लौट या रहा हूं। अनिल कोचिंग जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? इस तरह के आते, पायलट बनना चाहता था, यहाँ भेज दिया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अनिल जी, बहुत इस सारे तरीके बच्चों को से हमने बचाया है, उससे रोज एक बार डॉक्टर बहुत साहब सारे की थोड़ी बच्चों को आवाज नीचे वापिस कीजिए। पेरेंट्स के पास भेज देते हैं। अभी एक गोरखपुर की बच्ची थी जो वहां से आई थी कोचिंग के लिए, 4-5 दिन में सबको हिला के रख दिया, क्योंकि उसकी वो नेट पे देख के मेरे पास आ गई। तो उसको देखा, उसको बहुत ऐसी बीमारी थी बाइपोलर की, जिसका बहुत अच्छा इलाज पहले लखनऊ में चला था, उसके मोबाइल में प्रिस्क्रिप्शन था उसका, उसको देख के पेरेंट्स को बुलाया, दूसरे दिन ठीक उसकी है डॉक्टर मदर आई, साहब, लौटूंगा लेकिन आपके पास, और भी बीच मेहमान में किसी लगातार ने बने उसको हुए इलाज हैं। बंद कर दिया। डॉक्टर साहब, और वो लौटूंगा गोली आपके ऐसी पास। फालतू की खा रही थी। यदि वो गोली जो लखनऊ में लिखी थी वो हमें इनको पता होता और वो खाती रहती तो पीसीआर एक उसको बार कोई साउंड परेशानी। थोड़ा कम कीजिए डॉक्टर साहब का। अनिल जी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, पुलिस का महत्व ज्यादा माना जाता है, जी। जागरूकता और आगे बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से ये चीजें और अच्छी हो जाए कि ऐसे केसेस ना हो। नहीं, देखिए, हमारे पास में कई जब फैमिलीज आती है, हम पोस्टमार्टम करवाते हैं, उनके परिजन आते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, तो कई चीजें, तथ्य सामने आते हैं कि ये इंट्रोवर्ट थी। हमने कोचिंग वाले को बताना भूल गए, या पीजी के अंदर हमने उसको बताया नहीं। ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने बात अपने मन में रखते हैं, तो ऐसे उनको, जो पीजी है, पेइंग गेस्ट की जिम्मेदारी है कि वो खाना खाते समय या जब भी उनका इंटरेक्शन हो, वो अपने ऐसे वार्डन को वहां रखे ताकि उस बच्चे का एक सुपरविजन या सर्विलेंस उसके बारे में वो साइकोलॉजी तौर के ऊपर जान सके और वो हमें या कोचिंग इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर सके। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर रेगुलर, क्योंकि 100 बच्चों की एक क्लास होती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर हर बच्चे के ऊपर बराबर सा कतई नहीं दे सकता। एक 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो वो पूरे 90 या 100 बच्चों को नहीं जान सकता उसकी। तो वहां पर एक अलग इनका इनकी काउंसलिंग के लिए एक अलग विंग बना के इनकी काउंसलिंग कराई जाए, और उसी के ऊपर आगे उनके मदर को, फादर को इन्फॉर्म करना है या पीजी को इन्फॉर्म करना है, तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, कहना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। केडी सर लगातार बने हुए हैं। केडी सर, जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे ही शिक्षा दी जाती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, भविष्य बनाया जाता है। आप लोगों की जिम्मेदारी भी काफी हद तक बढ़ जाती है कि ऐसे केसेस को रोका जा सके, क्योंकि बच्चे आपके पास पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, भविष्य बनाने के लिए। किस तरीके से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी कोचिंग में किस तरीके से एक रूपरेखा बनाते हैं कि ऐसे केसेस ना हो, एक ज्यादा प्रेशर किसी पर ना पड़े, बच्चा प्रेशर में आ रहा है तो उसको उस प्रेशर से कैसे निकाला जाए, इस पर भी आप लोग ध्यान देते हैं क्या?
जो हमारी क्लासेस होती है, जो लेक्चर्स होते हैं, वो तो एक पार्ट हो गया। ओके, बट एक दूसरा पार्ट भी है काउंसलिंग का। तो जो भी स्टूडेंट होते हैं वो हमारे जो टीचर्स हैं उससे प्रॉपर कनेक्टेड होते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन पर्सनल कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ या फिर और भी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एक काउंसलर विंग है। ओके, तो वहाँ पर हमारे यहाँ कुछ मैडम लोग हैं, वो रैंडमली बच्चों को बुला करके उनसे जनरल टॉक करते हैं। और उस बातचीत के दौरान सीधे यदि कोई ऐसे नेगेटिव निकल कर आते हैं, किसी वजह से बच्चा डिप्रेस हो रहा है, चाहे उसके पेरेंट्स का प्रेशर है या उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसका प्रेशर है, या फिर सपोज की कोई कोटा का एनवायरमेंट उसे सूट नहीं कर रहा है, इन चीजों के लिए हम लोग प्रॉपर गाइड करते हैं और स्टूडेंट इस चीज को अडॉप्ट करते हैं। बाकी मेरा मानना है कि कोटा में जो भी स्टूडेंट आते हैं ये एक ज्वाइंट एफर्ट है, चाहे वो हॉस्टल एसोसिएशन हो या फिर जो डॉक्टर साहब मनोचिकित्सक बता रहे थे उनकी बातें हो, या फिर जो पुलिस विभाग है उसकी बातें हो, ये सबका एक ज्वाइंट एफर्ट है। सारे लोग यदि अपना अपना पार्ट प्रॉपरली करें तो जो आपने एक नाम दिया कोटा सोसाइटी सिटी, सोसाइटी सिटी, ये जो है सोसाइटी सिटी नहीं है, यहाँ पर जो है इंजीनियर डॉक्टर्स निकलते हैं और ये इंजीनियर डॉक्टर्स बनाने की फैक्ट्री है और ये रियल चीज है। अब एक चीज और है, अपने मीडिया बंधुओं से भी ये चीज हमारी अपील है कि ऑल ओवर इंडिया इतने सारे शहर हैं, हर जगह बहुत ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। ओके, हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह के हादसे होते हैं। ओके, लेकिन वहां पर एक चीज और जो एक रियलिटी है मैं आपको बताना चाहूंगा, कोटा में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो रेशियो है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, मोर देन 1.5 लाख 2 लाख तक चली जाती है। जबकि जो दूसरे छोटे शहर है वहां पर कम रेशियो है। तो यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो उनको एक माहौल मिलता है जी। एक अच्छा एटमोसफेयर मिलता है, हर तरह के टीचर्स मिलते हैं, हर तरह की कोचिंग मिलती है। ओके, इसके अलावा एक मोटिवेशन मिलता है। यदि कोई स्टूडेंट आता है तो मैंने ये देखा है कि मेरा भाई जो है यहाँ कोटा से पढ़कर जा चुका है, मेरा कोई पड़ोसी है वो जाकर पढ़कर जा चुका है, तो उनको जब यहाँ बताते हैं, यहाँ पर इधर उधर देखते हैं फोटोग्राफ करके लगे हुए, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं इसे और बता दूं कि जब इस वेल कोटा में आता है तो वो पॉजिटिवली यदि पूरा का पूरा पढ़ाई करे तो ये ठीक है, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार देखने को यही मिल रहा है कि जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। जिस तरीके से हमने लगभग 45 मिनट चर्चा करी, 45 मिनट की चर्चा में ये निष्कर्ष सामने निकल कर आया कि जो अभिभावक है वो अगर बच्चे में प्रेशर ना डाले डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, तो ये जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, लगातार हो रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। हम सभी की कोशिश यही रहेगी कि ऐसे केसेस पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।